हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं नया लेक्चर। कल हमने बेटा फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल पढ़ा था। आज वैसे तो टारगेट मेरा ये था कि मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को शुरू कर दूं, पर बेटा मुझे ना लगता है कहीं ना कहीं कुछ बच्चे वीक होंगे कुछ टॉपिक में, इस वजह से सीधा कैपिटल स्ट्रक्चर शुरू नहीं किया जा सकता। पहले कुछ सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए पहले डिस्कशन करते हैं कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस पर। कोशिश करेंगे इसके ऊपर टाइम थोड़ा सा कम लगे बेटा। और ये फर्दर भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब हम करेंगे आज से 2-3 दिन के बाद, तब भी ये काम आएगा टॉपिक। मुझे डिबेंचर्स के ऊपर कुछ बताना है आपको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर भी, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर भी, और रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर। बेटा इन चार सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे, फटाफट से इनके कुछ फीचर, इनकी कुछ क्वालिटीज सीखते हैं। बेटा मैं कंपनी कंपनी फॉर्म हो चुकी है, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए कंपनी को। कंपनी ने अप्रोच किया प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को। सोचो आप सब इन्वेस्टर्स हो, मेरी कंपनी डिवेंचर ला रही है, मैं आप सब सब इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब मेरी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लो। एज ए इन्वेस्टर आप क्या कहोगे कि हम तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही बैठे हैं, हम खरीद लेंगे, ये बताओ रिटर्न में क्या मिलेगा। हम इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे डिवेंचर में, बताओ तो सही रिटर्न में क्या मिलेगा। बेटा डिवेंचर के आगे हमेशा एक रेट मेंशन होता है विच इंडिकेट पर एनम इंटरेस्ट रेट। ये यही बताता है बेटा साल का ब्याज कितना मिलेगा। अगर कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को हर साल ब्याज देना होगा, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस देना पड़ेगा। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, मैंने ये जितने भी सोर्स ऑफ फाइनेंस लिखे हैं सब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म का मतलब ही यही है बेटा, कम से कम 5 साल के लिए इशू होंगे ये, कम से कम। फिलहाल मैं डिवेंचर पर ही अपनी बात को रखता हूँ। डिवेंचर कम से कम 5 साल के लिए इशू होता है, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए। कहने का मतलब यह है आप डिवेंचर होल्डर और मैं कंपनी, आज हम क्या कर रहे हैं, जिस दिन कंपनी डिवेंचर होल्डर से पैसा लेगी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। ठीक है जी, हमने कॉन्ट्रैक्ट में आज ही बता दिया कि ये पैसा 10 साल के ले रहे हैं, 10 साल के बाद वापस करेंगे। तो पहले साल क्या करना होगा कंपनी को, लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए दिए, तो पहले साल कंपनी क्या करेगी, 10 लाख का 9% आपको 90,000 इंटरेस्ट देगी। दूसरे साल फिर 90,000 रुपए ब्याज, तीसरे साल फिर 90,000 रुपए ब्याज। ये कहानी 9 ईयर तक कंटिन्यू रहेगी। 10th ईयर क्या होगा, आपके 90,000 भी वापस मिल जाएंगे, 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। ऐसे चलती है डिवेंचर की कहानी। ठीक है जी, अभी तक इतनी बात समझ में तो आई गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब मैं बोलूं कि मैं कंपनी और आप सब इन्वेस्टर, और मैंने कहा 10 लाख रुपए डिवेंचर के तौर पे तो आपने दे दिए, पर मुझे कुछ और पैसों की भी जरूरत है। आप क्या मेरी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे? आपने कहा जी खरीद तो ले, बस बात बड़ी सिंपल सी है, ये बता दो रिटर्न क्या मिलेगी। रिटर्न के ऊपर ही हमारा तो सारा डिसीजन डिपेंड करता है। मैंने कहा जी रिटर्न दूंगा ना, जैसे डिवेंचर के आगे एक रेट मेंशन करना जरूरी है, वैसे ही प्रेफरेंस के आगे भी एक रेट मेंशन करना जरूरी है, जो बताता है पर एनम प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, यानी कि साल भर का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है। और यहां पता लग रहा है साल का प्रेफरेंस डिविडेंड 12% है। मतलब अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए तो हर साल 1,20,000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा, हर साल। ठीक है जी, जैसे डिवेंचर कम से कम 5 साल के लिए इशू होता है, मैक्सिमम टेन्योर इज 20 ईयर, प्रेफरेंस का भी मिनिमम टेन्योर 5 ईयर और मैक्सिमम 20 ईयर है, यानी कि कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल। आज आपके और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि आप मुझे पैसे 10 साल के लिए दे रहे हो, तो भैया मैं हर साल आपको 1,20,000 रुपए दूंगा 9 सालों तक। 10वें साल 1,20,000 भी दूंगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? अब बेटा मैंने कहा मेरे को और पैसों की भी जरूरत है, क्या आप मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदेंगे? आपने कहा जी खरीद लेते हैं, बताओ क्या दोगे रिटर्न में।
बेटा जैसे डिबेंचर और प्रेफरेंस के सामने एक एक रेट होता है, वैसे इक्विटी के सामने कभी कोई रेट होता नहीं है, कोई बता नहीं सकता। ठीक है जी, ये बात मैं जस्टिफाई करूंगा, पर मुझे 15 मिनट का समय चाहिए कि क्यों रेट नहीं होता इसके सामने। इसके अलावा मैं एक बात और रखने को कह रहा हूं, जो मैं 20 से 25 मिनट के बाद जस्टिफाई करूंगा। कंपनी इक्विटी के पैसे पूरी जिंदगी वापस नहीं करती। मैंने स्टेटमेंट तो बोल दी पर जस्टिफाई करने में टाइम लगेगा बेटा। ठीक है जी, इक्विटी के पैसे कंपनी पूरी जिंदगी वापस नहीं करती। इसके तो 20 साल में वापसी होने ही होने हैं, इसके भी होने हैं, इसके तो पूरी जिंदगी वापसी नहीं होने। बट हाँ, इक्विटी को जो रिटर्न में मिलता है उसे हम बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड। ठीक है जी, अभी रिटेन अर्निंग पे कोई चर्चा नहीं है मेरी 10-20 मिनट तक कम से कम। बेटा जैसे मैंने अभी जो जो बातें समझाई, मैंने आप इन्वेस्टर के एंगल से बोली कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको डिवेंचर खरीदोगे तो ये रिटर्न मिलेगा, प्रेफरेंस खरीदोगे तो ये रिटर्न मिलेगा। बेटा आपके लिए जो चीज रिटर्न है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। ठीक है जी, मैं पूरी टेबल ये जो बनाऊंगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा। डिवेंचर की कॉस्ट कंपनी को क्या आती है, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्रेफरेंस की कॉस्ट कंपनी को क्या आती है, कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है। इक्विटी की कॉस्ट कंपनी को क्या आती है, कंपनी को इक्विटी डिविडेंड देना पड़ता है। एक बात और ध्यान रख लेना, जब भी मैं वर्ड बोलूं शेयर या डिविडेंड, आपके कान में आवाज जानी चाहिए इक्विटी शेयर, इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। शेयर बोलने का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर है, डिविडेंड बोलने का मतलब सिर्फ इक्विटी डिविडेंड है। मुझे कभी प्रेफरेंस डिविडेंड बोलना होगा, मैं डिविडेंड नहीं बोल सकता, प्रेफरेंस वर्ड लगाऊंगा ही लगाऊंगा, बिल्कुल कंपलसरी। समझ में आती है इतनी बात? उसके बाद बेटा एक और बेसिस पे मैं इनको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, रिस्क है वो बेसिस। बेटा अगर मेरी कंपनी ने डिबेंचर के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट में एक सिंगल डे का भी डिफॉल्ट करा, तो डिबेंचर होल्डर इतने तगड़े लोग हैं कि चाहे तो सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं और कंपनी बंद कराने के ऑर्डर ला सकते हैं। यानी कि कंपनी अगर सबसे ज्यादा किसी से डरती है तो डिबेंचर होल्डर से डरती है। ना तो इनके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट हो सकता है, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट में। डिबेंचर के साथ जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं बोलते हैं ये हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क है डिबेंचर इशू का करने पर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। साथ ही साथ एक बात बोल देता हूं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो डिबेंचर और बैंक लोन में कभी कोई अंतर होता ही नहीं। डिबेंचर से पैसे लेने हैं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देना है, बैंक लोन से पैसे लोगे तब भी तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों देना है। बैंक लोन से पैसा लोगे तो बेटा प्रॉपर्टीज गिरवी रखनी पड़ती है। बेटा डिबेंचर भी हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, डिबेंचर से पैसा लोगे तो प्रॉपर्टी तो गिरवी तब भी रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसलिए बेटा कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने स्लैश करके लिख दिया। इसका मतलब है ये हो या ये हो एक ही बात है, कोई भी अंतर नहीं है। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा अगर मैं ये कहूं मेरी कंपनी को लॉस हो गया, मैंने 10 लाख रुपए डिवेंचर से दिए, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर से दिए, 10 लाख इक्विटी शेयर से दिए, 30 लाख रुपए आप लोगों से कलेक्ट किया और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और फर्स्ट ईयर लॉस हुआ। भैया जो मर्जी हुआ हो, डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं रोका जा सकता। अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट रोका, कंपनी बंद हो सकती है। इनका तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते आप। चलो मैं कहता हूं कहीं से लोन लिया, इनका इंटरेस्ट दे दिया, अब क्या करूं, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के भी पैसे नहीं है, क्या करूं? बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दो चलेगा, क्योंकि इनके साथ उतना बड़ा रिस्क नहीं है कि ये कंपनी बंद करा दे, लेकिन रिस्क फिर भी है। क्योंकि मार्केट में जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं जनरली वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये है कि अपना डिविडेंड क्यूमुलेट करते हैं, क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करते हैं। अगर मैंने फर्स्ट ईयर कोई डिविडेंड नहीं दिया, मेरे एग्जांपल के हिसाब से मुझे 10 लाख का 12%, 1,20,000 रुपए डिविडेंड देना है। अगर मैंने फर्स्ट ईयर कोई डिविडेंड नहीं दिया तो बेटा अगले साल डबल हो गया, 1,20 पिछले साल का, 1,20 करंट ईयर का, मतलब 2,40। और अगर इस साल भी ना दिया तो तीसरे साल ट्रिपल हो गया, 1,20 1,20 1,20। तो इनके साथ उतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है कि कंपनी बंद करा देंगे, पर फिर भी रिस्क इन्वॉल्व है कि इनके पैसे जुड़ते चले जाएंगे, क्यूमुलेट होते चले जाएंगे।
तो इनके रिस्क को मैं बोलता हूं मीडियम लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा कहानी होती है इक्विटी शेयर की कि लॉस हुआ है, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, डिवेंचर का इंटरेस्ट कहीं से लोन देकर दे दिया, प्रेफरेंस को कुछ नहीं दिया, कह दिया अगले साल डबल दे देंगे। इक्विटी का क्या बेटा, इक्विटी वाले कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो ये कंपनी बंद करा सकते, ना ही इनका डिविडेंड कभी भी क्यूमुलेट होगा। और लॉस है तो नहीं देना पैसा, ये तो समझ में आता है। अगर प्रॉफिट भी हुआ है कंपनी को और आपका कोई विचार नहीं है इक्विटी को डिविडेंड देने का, तो मत दीजिए, इक्विटी वाले कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। यानी कि इनके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व है, चाहो तो आप बोल सकते हो लो रिस्क, चाहो तो आप बोल सकते हो नो रिस्क, मेरे लिए सब एक जैसी बात है, लो रिस्क या नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है इक्विटी के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। उसके बाद थर्ड बेसिस जिसके ऊपर मैं इनको क्लासिफाई कर रहा हूं वो है फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, या कुछ भी और कह सकते हो, इशू कॉस्ट भी बोल सकते हो। बेटा सिंपली मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब आपको तो लग रहा होगा कि मान लो मैं बैंक लोन ही लेने जा रहा हूँ या डिवेंचर से पैसा लेने जा रहा हूँ, मेरे पास तो खुद ही पैसा नहीं है तभी तो लोन लेने जा रहा हूँ। बेटा लोन लेने भी जाओगे तो भी पैसा खर्च होगा, डिवेंचर से पैसा लेने जाओगे पैसा खर्च होगा, प्रेफरेंस या इक्विटी से पैसा लेने जाओगे पहले पैसा खर्च होगा, किसी भी मुकालते में मत रहना कि पैसा खर्च नहीं होगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, बैंक लोन लेने जाओगे तो पहले कितना पैसा खर्च होगा, बहुत डिटेल नहीं पर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, बहुत थोड़ी सी बात। आप बैंक में लोन लेने गए, आपने ब्रांच मैनेजर को कहा जी मेरे को 50 लाख के लोन की जरूरत है, तो ब्रांच मैनेजर का रिप्लाई यही होगा कि जी हम सिक्योर्ड लोन करते हैं, आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो। बिना प्रॉपर्टी गिरवी रखे कोई लोन नहीं होने वाला। आपने कहा जी मेरे नाम एक घर रजिस्टर्ड है, 70 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, वो गिरवी रख दूंगा। ब्रांच मैनेजर ने कहा जी ठीक है, कल पेपर लेके आना, और सिर्फ पेपर मत लेके आना, एक जरा चेक भी लेके आना, जरा 5100 रुपए का, 5100 का चेक। आपने पूछ लिया जी किस बात का। ब्रांच मैनेजर का रिप्लाई बड़ा क्लियर है कि जी मेरे को पेपर प्रोसेस कराने होंगे और मैं पेपर देख के नहीं बता सकता कि पेपर बिल्कुल ठीक है और आपके नाम ही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड, क्योंकि फेक पेपर बनाना इंडिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना जी। बाबू ब्रांच मैनेजर कहेगा ये जो पेपर आप मुझे देकर जाओगे कल प्रॉपर्टी के, साथ में चेक देकर जाओगे, हमारे बैंक के पैनल पर एक दो नहीं 5 एडवोकेट रखते हैं हर बैंक के पैनल पर, हम किसी ना किसी एक एडवोकेट को ये पेपर भेजेंगे, साथ में चेक भेजेंगे, वो रजिस्ट्री ऑफिस से कोर्ट कचहरी से वेरीफाई करा कर देगा पेपर बिल्कुल ठीक है या नहीं। ठीक है जी। जब उसका रिप्लाई आ जाएगा तो हम लोन के लिए फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो आपने पेपर दिया और साथ में 5100 का चेक लगाया और मान लो वहां से रिप्लाई आ गया जी बिल्कुल ठीक है, पेपर में कोई कमी नहीं है, इन्हीं के नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड, पर बेटा 5100 रुपए खत्म हो गए, क्या लोन हो गया? लोन नहीं हुआ भाई। उसके बाद बेटा ब्रांच मैनेजर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिख कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट बनवा के लाओ किसी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी जा सकती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी जा सकती है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जा सकती है, उनकी कॉम्पिटिशन मांगी जा सकती है। 5-7 हजार वहां दिया है बेटा, क्या लोन हो गया? लोन अभी भी नहीं हुआ। दिख रहा है, पैसा लेने के लिए पहले पैसा खर्चा जा रहा है, इतनी आसानी से लोन नहीं होने वाला। ठीक है जी। ये मैंने 2 खर्चों के एग्जांपल दे दिए, और भी बहुत खर्चे हैं, चलो एक खर्चे का एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो बिल्कुल लोन की तैयारी हुई पड़ी है, आपको लोन होने जा रहा है, आप कितने का रुपए का लोन लेने जा रहे हो? 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए का। इंडिया में एक नियम है जो बोलता है आधे % के स्टैम्प पेपर पर प्रॉपर्टी गिरवी होती है। यानी कि अगर आप बैंक के नाम प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर रहे हो, गिरवी रख रहे हो, तो आधे % के स्टैम्प पेपर लगेंगे। 50 लाख का 1% 50 हजार, आधा % कर लो 25 हजार, 25 हजार रुपए के स्टैम्प पेपर लगेंगे, तब जाके आप उस पर लिखोगे कि मैं प्रॉपर्टी गिरवी कर रहा हूँ बैंक के नाम, तभी गिरवी होगी। स्टैम्प एक्ट का रूल है ये, आपको नहीं पता, आप छोटे बच्चों, लेकिन मैं बता दूं आपको। तो भैया लोन लेने के लिए दिख रहा है कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये तो मत कहते ना कि पैसा खर्च नहीं होता। सेम वे, जैसे अगर मैं कहूं आप इक्विटी शेयर से पैसा लेने जा रहे हो तो इतना आसान नहीं होगा बेटा, इक्विटी शेयर से भी पैसा लेने के लिए पैसा काफी खर्चना होगा। एग्जाम्पल बता देता हूँ।
याद होगा अगर 11th क्लास पढ़ी है तो बेटा, जब भी आप पैसा लेना शुरू करते थे इक्विटी शेयर से, पहले प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना होता था। याद है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज 11th क्लास में चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने के खर्चे, टीवी ऐड करने के खर्चे, ब्रोकर अंडर राइटर से बिकवाने के खर्चे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने के खर्चे, इतना आसान नहीं है, पैसा बहुत खर्च हो जाता है। तो भैया सिंपल सिंपल सी बात ये है, अगर इक्विटी शेयर से पैसा रेस करना है तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। हाईएस्ट पैसा यहीं पर खर्च होता है, लगभग 10% खर्च आ जाता है आपका। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं 10 करोड़ रुपए लेना चाहता हूं इक्विटी शेयर से, तैयार रहो 1 करोड़ रुपए खर्च कर दोगे आप। 1 करोड़ रुपए पैसा लेने के लिए। प्रेफरेंस के साथ ये कॉस्ट मीडियम है और ये कॉस्ट डिबेंचर के साथ काफी लो है। ये है फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है जी। ऑल्दो हमें कोई एग्जैक्टली कॉस्ट के बारे में नहीं जानना, बस मुझे ये बताना था कि पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा अभी मैंने 2 बातें रखने को कही हुई हैं इक्विटी शेयर की, बिल्कुल क्लियर करने चाह रहा हूं, मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूं, आप सब सामने देख रहे हैं। कंपनी में बेटा पेमेंट बांटने का एक फिक्स्ड सीक्वेंस है, ये कोई आपकी मर्जी नहीं है कि जब कोई उठ के आ गया तब उसको पेमेंट दे दी। ठीक है, ये फिक्स सीक्वेंस का सबसे पहले दिया जाएगा डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। ये मर्जी नहीं है, इसी सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड। एक बार मैं फटाफट से इस चीज को लिख देता हूं ताकि मैं यहां से कुछ और बातें भी समझा सकूं। डिबेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल का इक्विटी डिविडेंड, ये है फिक्स सीक्वेंस। ठीक है जी। अब सुनते जाना जरा कुछ काम की बात। मैं हमेशा ऐसे ही क्यों बोलता हूं कि डिवेंचर या बैंक लोन का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के टैक्स, प्रेफरेंस का प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी का इक्विटी डिविडेंड, मैं ये क्यों नहीं बोल देता इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड, ये है जी सीक्वेंस। तो वो इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो अगर आप रिटर्न बांट रहे हो तो यही सीक्वेंस है, कंपनी के एंगल से कॉस्ट है, इन्वेस्टर के एंगल से रिटर्न। ठीक है जी। अगर कंपनी अपनी कॉस्ट बांट रही है तो कॉस्ट बांटने का यही सीक्वेंस है, लेकिन ध्यान रहे प्रिंसिपल बांटने का भी यही सीक्वेंस है। मान लो आपने डिवेंचर से 5 साल के लिए पैसे दिए, प्रेफरेंस से 5 साल के लिए पैसे दिए और इक्विटी से पूरी जिंदगी भर के लिए पैसे दिए। ठीक है जी। मैंने बताया कंपनी पूरी जिंदगी भर के लिए पैसे लेती है, वो कैसे, वो थोड़ी देर में पता लगता है। और 2 ही साल के बाद आपके पास कोर्ट का एक नोटिस आता है। कोर्ट कहती है जी कंपनी हमने देख लिया, आप कुछ नहीं, लोगों को धोखा देने के लिए, इन्वेस्टर को धोखा देने के लिए बने हो, कुछ नहीं कर रहे आप काम धंधा। ठीक है जी। सिर्फ लोगों के पैसे पे ऐश करना चाह रहे हो, सारा तामझाम बेचो अपना, लोगों के पैसे चुकताओ। मान लो ऐसा आपके पास ऑर्डर आता है, कोर्ट बुलाती है आप। ठीक है जी। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, किस सीक्वेंस में वापस किया जाएगा बेटा, इसी सीक्वेंस में। सबसे पहले डिवेंचर के 10 लाख रुपए वापस होंगे, देन गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्स के अलावा अगर गवर्नमेंट का कोई भी और ड्यू है, जैसे कि हाउस टैक्स हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, तो वो वापस होगा। फिर प्रेफरेंस के 10 लाख रुपए वापस होंगे और फिर बचे तो इक्विटी के 10 लाख बचे तो। ठीक है ना जी। क्लियर अच्छी बात। आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स सपोज कि बेटा आप एक कंपनी हो और आपने 5 लाख रुपए कमाए। ठीक है जी। पहले देना है डिवेंचर का इंटरेस्ट, मेरे एग्जांपल में 10 लाख का 9% यानी कि 90,000 रुपए ब्याज देना। आपने 90,000 रुपए ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। उसके बाद पैसे बचे आपके पास 4,10,000, अब गवर्नमेंट का, सरकार का टैक्स देना। लेट सपोज कि मैं कहूं कि टैक्स बैठता है 4,10,000 के ऊपर 1,10,000, आपने सरकार को टैक्स भी दे दिया। अब पैसे बचे आपके पास 3 लाख। अब आपको देना है प्रेफरेंस का डिविडेंड। मेरे एग्जांपल में 10 लाख रुपए मैंने प्रेफरेंस से लिए हुए हैं, 12% मुझे डिविडेंड देना है, मतलब 1,20,000। मैंने 1,20,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया। अब पैसे बचे 1,80,000। ये किसके पैसे हैं बेटा, ये पैसे बच गए इक्विटी को डिविडेंड देने के लिए, है ना। डिबेंचर को इंटरेस्ट दे दिया, सरकार को टैक्सेस दे दिए, प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया। अब जो पैसा बच गया वो किसके लिए, वो इक्विटी को डिविडेंड देने के लिए है बेटा। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूं,
क्या मुझे कभी ये पता होगा कि मेरे पास कितने पैसे होंगे या मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी आने वाले साल? बेटा, प्रॉफिट हमेशा अनसर्टेन होते हैं किसी भी बिजनेस में। कोई नहीं बता सकता कि कितने होंगे प्रॉफिट। अगर आप यही नहीं बता सकते कि प्रॉफिट कितना होगा, तो क्या कभी आप ये बता सकते हो कि कितना बचेगा इक्विटी के लिए? अगर ये अमाउंट सर्टेन हो ना, मैं फिर भी कह सकता हूं कि आप ये पक्का बता पाओगे इक्विटी डिविडेंड कितना बचेगा। पर अगर प्रॉफिट सर्टेन ही नहीं होते, होते ही अनसर्टेन है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इक्विटी के लिए कितना बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? जो बिजनेस में बच जाता है, इन्हें वो मिलता है। इसी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ लोग ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं, हम इन्हें बोलते हैं रेजिडुअल ऑनर। रेजिडुअल ऑनर, रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब बचा कुचा मिलता है इनको। तो बेटा, अगर हमें ये पता ही नहीं होता हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे, कैसे बता सकते हैं कि क्या बचेगा? और अगर नहीं बता सकते क्या बचेगा, मिलना ही बचा कुछ है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इक्विटी को किस रेट पे डिविडेंड मिलेगा? मैंने कहा था मैं जस्टिफाई करूंगा, मैंने 15 मिनट बाद जस्टिफाई कर दिया। इसी वजह से कोई भी बिजनेस इक्विटी शेयर होल्डर को ये नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें किस रेट पे करूंगा डिविडेंड। जो बचेगा वो मिलेगा, जो बच गया वो दे दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कोई होगी। ठीक है जी, अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली सबको सब समझ में आ रहा हो? चलो जी, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर काफी बड़ा ना हो जाए, इसी वजह से मैं थोड़ा सा और तेजी से आगे बढ़ता हूँ। बाबू, मैं फर्दर चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां से रब करके। लो सुनो, आपने 5 लाख रुपए कमाया, इंटरेस्ट दिया, टैक्स दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। बेटा, इन तीनों की पेमेंट के बाद जो कुछ कंपनी के पास बचता है, अभी मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया कि इक्विटी के लिए बच गया। बेटा, जनरली ऐसा नहीं होता। इन तीनों की पेमेंट के बाद कंपनी के पास जो कुछ बचता है, कंपनी सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर में डिविडेंड के तौर पर नहीं बांटती। A certain portion of fund may be retained in the business for some future purposes. बेटा, एक certain portion इसका आप रिटेन कर लोगे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में अगर लॉसेस हो गए तो डिवेंचर का इंटरेस्ट कहां से देंगे? देखो, आज प्रॉफिट पड़ा है आपके पास, आज अगर आप रखोगे नहीं संभाल के, कल लॉस हो गया तो कहां से दोगे डिवेंचर को इंटरेस्ट? कहां से करोगे कोई इन्वेस्टमेंट? कहां से खरीदोगे प्लांट एंड मशीनरी अगर खरीदना पड़े? तो अगर आज प्रॉफिट हुआ है, कंपनी 3 लोगों की पेमेंट के बाद जो कुछ बचता है सारा इक्विटी को डिविडेंड के तौर पर नहीं बांटती, कुछ ना कुछ रख लेती है फ्यूचर के लिए। लेट सपोज कि मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि आप 45,000 रुपए हम रिटेन कर लेंगे, रिटेन अर्निंग रख लेंगे, बाकी बांट देंगे 1,35,000 इक्विटी को डिविडेंड। तो बेटा, ये 45,000 कुछ और नहीं, इसी को हम बोलते हैं बिजनेस स्टडीज की भाषा में रिटेन्ड अर्निंग्स। मेरे बिजनेस की वो अर्निंग्स जो हमने रिटेन कर रखी है, बिजनेस में संभाल के रख रखी है। और आपको बता देता हूं, दुनिया में इससे बढ़िया कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस ना था, ना है, ना होगा। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि बेटा, रिटेन अर्निंग एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। बेटा, क्या करोगे? रिटेन अर्निंग क्या है? कंपनी का खुद का कमाया हुआ पैसा। अपने आप को कोई ब्याज देता है? कोई अपने आप को डिविडेंड देता है? रिटेन अर्निंग के साथ कोई कॉस्ट नहीं है बेटा। साथ ही साथ रिटेन अर्निंग के साथ कोई भी रिस्क नहीं है। और रिस्क कब होता है? जब किसी के पैसे वापस करने होते हैं तो रिस्क होता है। कि पैसे वापस से नहीं करने तो रिस्क किस बात का? और बेटा, रिटेन अर्निंग के साथ कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ कहां से फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई? तो कंपनी ने कमाया पैसा, कंपनी ने रख लिया। क्लियर है बात? पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन है, अभी बता देता हूँ। विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कंसीडर्ड टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस? ऐसा क्वेश्चन आता है। कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस चीपेस्ट है? बेटा, अगर ऑप्शन में रिटेन अर्निंग है तो रिटेन अर्निंग से चीपेस्ट कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी? और अगर ऑप्शन में रिटेन अर्निंग नहीं है तो डिबेंचर या बैंक लोन चीपेस्ट होता है। क्यों? ये इसका आंसर बेटा मैं कल के लेक्चर में दूंगा कि क्यों होता है चीपेस्ट। ठीक है जी? फिलहाल मैंने बता दिया कि रिटेन अर्निंग से बढ़िया कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है।
अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ाएं बात को। बेटा मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, कुछ और चीजें भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने एक और बात रटवा रखी है कि कंपनी इक्विटी शेयर के पैसे वापस नहीं करती। ठीक है ना जी? एक तो मेरे को ये बात का आंसर करना है, मैं कुछ और भी बातें बताना चाहता हूँ आपको ताकि बिल्कुल क्लियर रहे ये सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अभी तक जितना हमने इक्विटी शेयर और डिवेंचर के बारे में जाना है ना, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि डिवेंचर बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सॉरी, डिवेंचर बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी में कौन इन्वेस्ट कर रहा होगा, इक्विटी में तो गधे ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने ये जाना कि जब भी प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा तो इक्विटी को आखिरी में मिलेगा, अगर बचा तो सबसे आखिरी नंबर इनका है। अगर रिटर्न बांटने का नंबर है तो वो भी इक्विटी का बिल्कुल आखिरी है, कुछ बचा तो मिलेगा। और अगर प्रॉफिट हुए हैं और आप इक्विटी को कुछ नहीं देना चाहते, इनके साथ कोई रिस्क भी अराइज नहीं होता, ये कहीं नहीं जा सकते, ना कोर्ट जा सकते, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है ना? पर बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, पूरी शेयर मार्केट में जितना पैसा लगा है उसका 99% पैसा अकेले इक्विटी शेयर में लगा है। प्रेफरेंस और डिबेंचर्स कोई नहीं खरीदता। 1% बहुत मुश्किल से 1% पैसा यहां पर लगा होगा, दोनों में कंबाइंड मिलाकर। ऐसा क्यों? इतना क्या क्रेज आ गया इक्विटी शेयर का? बाबू यही क्रेज समझा रहा हूं मैं अब मोस्ट डिटेल्ड वे में, सुनना चाह रहा बहुत सब आराम से। बेटा इतना क्या क्रेज है, वो क्रेज ये है, सबसे पहली बात कि इक्विटी को क्या मिलता है बेटा, बचा कुचा मिलता है। हमेशा वो बचा कुचा काफी कम अमाउंट नहीं होता, कभी कभी बचा कुचा इतना ज्यादा होता है कि हर चीज को सुपरसीड कर देता है। एक बार इन्फोसिस कंपनी ने डिविडेंड बांटा, और वो डिविडेंड कुछ छोटा मोटा नहीं था, डिविडेंड बांटा 3000%। 3000%। अब सोचो कहां ये 9% और कहां ये 12% और कहां 3000%। अगर 9% 20 साल भी बैठ के खा लिया या 20 महीने भी बैठ के खा लिया तो भी क्या ही खा लिया। 3000% मिल जाना, 3000% कितना होता है, समझ में आ रही है बात? सेम जब हीरो होंडा का लास्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन था तो हीरो होंडा ने डिविडेंड बांटा 2400%। 2400%। ठीक है जी? इतना वास्ट अमाउंट ऑफ डिविडेंड खाली। लेकिन एक ही वजह नहीं है इक्विटी में इन्वेस्ट करने की। एक तो वजह ये जरूर है कि इक्विटी में डिविडेंड जब मिलता है तो बहुत भारी भरकम मिलता है, क्योंकि इनको जो बचा कुचा मिलता है वो बचा कुचा ही बहुत ज्यादा होता है। दूसरी वजह भी है बेटा इक्विटी में इन्वेस्ट करने की, सिर्फ यही वजह नहीं है कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, दूसरी वजह है बेटा वोटिंग राइट्स। आपको पता है हम इक्विटी शेयर होल्डर को एक दूसरे नाम से बुलाते हैं बेटा, वो दूसरा नाम क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ कंपनी। इन्हें ऑनर क्यों बोला गया, मालिक क्यों बोला गया? ड्यू टू द वोटिंग राइट्स। इनके पास वोटिंग राइट है, वोटिंग के अधिकार है, जो प्रेफरेंस और डिवेंचर के पास कभी भी नहीं है, हो नहीं सकते। कुछ भी डिसीजन होना होता है इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में होता है, ये वोट करते हैं उस चीज के लिए। मेन दुनिया वोटिंग राइट के लिए मर रही है, ऑनरशिप राइट्स के लिए मर रही है, इसलिए लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी? यहीं से एक और बात भी कनेक्टेड है, बिल्कुल डॉट कनेक्ट कर रहा हूं मैं, एक एक डॉट, अब वो डॉट भी सुन लो बेटा। अगर किसी कंपनी में 20,000 25,000 शेयर होल्डर हो जाए, क्या वो डिसीजन लेंगे? नहीं। 20-25,000 लोगों को एक जगह पे बुलाना और डिसीजन कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ बेटा, कोई भी कंपनी होती है शुरू में ही बोल देती है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे। हमारी कंपनी को मान लो हमने बोल दिया कि हमारी कंपनी को 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत है, जो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहता है बता दे। शेयर होल्डर आए आज मीटिंग में 20,000, पहली मीटिंग में बता दिया कि 20,000 लोगों से कभी भी कंपनी डिसीजन नहीं ले पाएगी, हम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं, जो फर्दर मिलेंगे डिसीजन लेंगे। आप सब बता दो कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने में इंटरेस्टेड है। अब ये 20,000 लोग हैं, ठीक है जी, इनमें से 25 लोगों ने हाथ उठा दिया जी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहते हैं, सबको सामने बुला लिया।
अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो इन सारे शेयर होल्डर के साथ, और हम सब वोट कर रहे हैं। जिन 3 को हाईएस्ट वोट मिलेंगे दे विल बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का ही सिस्टम कंपनी में भी चलता है। जनता ही डिसाइड करे कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। 25 लोगों के लिए वोट करे बेटा, 25,000 लोगों ने, और जिन 3 को हाईएस्ट वोट मिले उनको हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया। फर्दर कंपनी के लिए जितने डिसीजन होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, जितने भी डिसीजन होंगे। इनडायरेक्टली वो डिसीजन आप ही तो ले रहे हो यार। देश की डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम वोट करते हैं, एमपी बनाते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम ही तो बनाते हैं। हमने क्या किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, जो भी जीतते हैं वो एमपी अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं पीएम कौन बनेगा, और पीएम फर्दर डिसीजन ले रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े। भाई डायरेक्टली वो डिसीजन आपने ही लिए हैं। सेम वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी डिसीजन ले रहा है वो ले तो प्रैक्टिकली शेयर होल्डर रहे हैं, आपने ही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाकर भेजा। क्योंकि आपने डायरेक्टर्स को बनाया, तो ध्यान रखना डायरेक्टर कल को कोई भी गलती करेगा तो शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में भी बुला सकते हैं, डांट फटकार भी सकते हैं। डायरेक्टर्स आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, बात इतनी बात, कोई परेशानी? एक बात मैंने रटवाई हुई है, बात थोड़ी सी क्लेरिफाई करने का टाइम आ गया। मैंने रटवाया हुआ है कि कंपनी पूरी जिंदगी इक्विटी के पैसे वापस नहीं करती, क्यों कैसे सब समझा देता हूँ। मेरी तरफ देखो जी बेटा, मेरी कंपनी ने मान लो ना डिवेंचर इशू करे ना प्रेफरेंस शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर इशू किए बिना कंपनी नहीं बन सकती। ठीक है ना जी? जिस कंपनी में मालिक ही ना हो, इक्विटी शेयर होल्डर तो मालिक है, तो क्या वो कंपनी चलेगी? कभी नहीं चल सकती। आपने इक्विटी शेयर इशू करे, बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, या मालिक बन के आता है, ठीक है जी, और मान लो ये पैसे इकट्ठे हुए 50 लाख रुपए, इक्विटी शेयर इशू करे 50 लाख के लोगों ने खरीद लिया। इस 50 लाख का कंपनी ने क्या किया, 40 लाख की मशीन खरीद ली, 10 लाख का रॉ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है जी। और मान लो इन शेयर होल्डर के नाम यही हैं जो आपके नाम है, ठीक है जी। बात उठ क्या है जी, कंपनी मैंने आपको कल 5 लाख रुपए दिए थे, वो वापस कर दो, मुझे अर्जेंट जरूरत पड़ गई। सच बताओ, क्या मेरी कंपनी इस पोजीशन में आज 5 लाख वापस कर दे? 40 लाख की मशीन खरीदी, 10 लाख का रॉ मटेरियल, क्या बेचू और इसके पैसे चुकता हूँ? और अगर मैंने इसको चुकता भी दिए तो कल को कोई दूसरा आकर खड़ा हो जाएगा, रचित आके जी लाओ जी मेरे भी पैसे वापस कर दो। भैया कंपनी इस पोजीशन में नहीं है पैसे वापस कर दे, तो कंपनी क्या करती है, सुन लेना। जिस दिन कंपनी इक्विटी शेयर से फंड रेजिंग कर लेती है, पैसे एडवांस आ जाते हैं, आपको शेयर देने से पहले किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी जाएगी, किसी ना किसी शेयर मार्केट में कंपनी जाएगी, वहां शेयर लिस्ट करा कर आ जाएगी, फिर आपको शेयर देगी। अब आया बात मेरे पास कि कंपनी लाओ मेरे 5 लाख रुपए वापस कर दो, तो क्या होगा मेरा जवाब, पार्थ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैंने शेयर लिस्ट करा दिया, वहां जाकर शेयर बेच लो। पार्थ गया शेयर बेच आया, कंपनी की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? मैंने पैसे वापस करे क्या पार्थ के? मैंने तो नहीं करे। कंपनी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा मैं बता देता हूँ। कंपनी एक रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर मेंटेन कर रही होती है, जिसमें सारे शेयर होल्डर के नाम लिख रही होती है। मैंने पहले आप सबके नाम लिखे हुए हैं, जैसे ही पार्थ ने शेयर बेचा मैंने पार्थ का नाम काटा, किसी मिस्टर ए ने शेयर कर दिया, मैंने मिस्टर ए का नाम लिख दिया। अगले दिन रचित आया, कंपनी मेरे पैसे वापस कर दो, मैंने कहा जाओ जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप भी शेयर बेच लो। इसने शेयर बेचे, बी ने खरीद लिए, मैंने रचित का नाम काटा, बी का नाम लिख दिया। आप सब शेयर बेचते जाओगे, कोई और खरीदता जाएगा, मैं नाम बदलता जाऊंगा। कंपनी पूरी जिंदगी इक्विटी शेयर के पैसे वापस नहीं करती। मैंने तो नहीं करे किसी के पैसे वापस। मैंने कहा था रट लो, 25 मिनट लगेंगे, क्लेरिफाई जरूर होगा, तो मैंने क्लेरिफाई कर दिया। अब रटावा कोई मुद्दा नहीं है, 2 बातें रटने को गई थी, दोनों क्लेरिफाई करती है, ठीक है जी। अगर ये सब सोर्स ऑफ फाइनेंस समझ में आ गए हैं तो अब हम वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है जी। कोशिश करना इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज करके आना। एक आखिरी बात जो मुझे याद आ रही है, मुझे बोल देनी चाहिए, वो मैं बोल देता हूँ बेटा। प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस शेयर क्यों पड़ा, बस यहीं से एक बात बोल देता हूँ। इसका नाम रखने की वजह क्या है, प्रेफरेंस शेयर, कुछ और क्यों नहीं नाम रख दिया बेटा? क्योंकि इन शेयर को दो चीजों की प्रेफरेंस होती है ओवर इक्विटी शेयर।
जब भी इक्विटी का डिविडेंड मिलेगा हमेशा उससे पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा। जब भी इक्विटी को प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलेगी हमेशा उससे पहले प्रेफरेंस को प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलेगी। दैट्स वाई इन शेयर का नाम रखा प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि दो दो चीजों की प्रेफरेंस है। डिविडेंड पहले इनका, प्रिंसिपल पहले इनका, इक्विटी से तो पहले ही है दोनों चीजें इनकी। ठीक है जी, रिवीजन करके आना। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, कल से कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इस बेस के बिना कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। बाय बाय।